इसके साथ ये आपने महत्वपूर्ण बात इस पर कार्तिकेय काले सर मोहर लगा रहे हैं कि इससे बड़ा चेहरा कम से कम पॉलिटिक्स का वहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। और उस हिसाब से देखें तो प्रायिकताएं मतलब प्रोबेबिलिटी दिखाई देती है कि यही वहां पीएम बनेंगे, लेकिन अभी दिखने में और होने में देयर आर मेनी स्लिप्स बिटवीन कप एंड द लिप्स। ये बताएंगे आपको संजय सर। संजय सर, एक बात मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूं, ये जो वेलकम हुआ है, ये जो कर्टसीज एक्सचेंज हुई हैं और ये जो शब्द बोले गए हैं नया बांग्लादेश बनाएंगे, सब मिलकर बनाएंगे, ये जो दिख रहा है और जो होगा उसमें कितना फर्क है? देखिए, पहले मैं ये बात कहना चाहता हूं कि बहुत बड़ा चैलेंज है तारिक के सामने। ना उसके पास पैसे हैं, ना उसके पास इंस्टीट्यूशंस हैं। सारा जो इंस्टीट्यूशन है आज के दिन, चाहे वो मिनिस्ट्रीज हो, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हो, गवर्नमेंट हो, वो सारा जमात इस्लाम के पास में है। उसको बहुत बड़ा चैलेंज है और अपनी सुरक्षा का भी चैलेंज है, ये बात बिल्कुल साफ है। लेकिन बड़ा जो जिस तरीके का वेलकम देखा गया, मुझे लगता है, और तारिक का जो भाषण देखा, मुझे लगा कि हृदय परिवर्तन हो गया। हृदय परिवर्तन हो गया। लेकिन तारिक का और बीएनपी का जब मैं ट्रैक रिकॉर्ड देखता हूं तो मुझे लगता नहीं कि कहीं पे हृदय परिवर्तन सिर्फ चुनावी स्टंट है, चुनाव जीतने के लिए। सर, आप ही की बात में मान लीजिए, आप ही की बात में जोड़ रहा हूं, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। मान लीजिए उनका अकेले का हो भी गया है, तो क्या बीएनपी के बाकी जो लोग हैं वो अपनी विचारधारा बदल देंगे, सबको साथ लेकर चलने लगेंगे ओवरनाइट तारिक के कहने से? देखिए वो एक अलग बात है, एक पॉलिटिकल कैलकुलेशन हो सकता है, कुछ अवामी लीडर्स भी बीएनपी में आ जाएं, हो सकता है कुछ लोगों को वो अपने साथ में ले लें। लेकिन ये बात मान के चलिए कि बीएनपी के जो फाउंडर इनके पिता थे जियाउर रहमान, उन्होंने बांग्लादेश को इस्लामाइजेशन की तरफ धकेला। सारा जो 1971 का स्पिरिट था उसको कॉन्स्टिट्यूशनली पूरा चेंज कर दिया। इनकी माताजी आई, वो जब रही तो उन्होंने पूरा चुनाव को रिग किया। मगुरा चुनाव रिगिंग 1994 में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और जो 7वां पार्लियामेंट्री चुनाव हुआ था, जिसको दोबारा 7वां पार्लियामेंट्री चुनाव कराना पड़ा, वो एक बहुत बड़ा रिगिंग था, क्योंकि जो 7वां हुआ वो केयरटेकर का हुआ। और इन्होंने 2001 से 2006 के बीच में तो पूरा का पूरा पाकिस्तान का रास्ता अपना लिया था। ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आर्म्स ट्रैफिकिंग। आपने नटशेल में आपने यहाँ बता दिया सर, इतने में बता दिया आपने कि आर्म्स ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग से लेके पूरे इशारों में नाचने तक, ये जो पहला दशक इस 21वीं सदी का देखा गया, उसमें कम से कम खालिदा जिया ने इंश्योर कर दिया था कि पाकिस्तान की राह में बांग्लादेश आगे बढ़ेगा। न जाने कितनी बार चुनाव की रिगिंग हुई, और लगता नहीं है कि बीएनपी तारिक को उस राह में जाने देगी जिसमें तारिक चाह रहे। मैं आपके पास आ रहा हूं, शोएब चौधरी, आपके पास आता हूं। बांग्लादेश तारिक की एंट्री, क्या डायनेमिक्स में क्या बदलाव होगा? बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश भाई, सब पार्टिसिपेंट्स को मेरी तरफ से नमस्कार। देखिए, तारिक रहमान की जो एंट्री है, ये एंट्री के 2-3 महत्वपूर्ण साइट्स है। इन्होंने जो भाषण दी, उन्हें नई बांग्लादेश बनाने की बात किया, मगर एक बात किया है कि अगर वो इलेक्टेड होंगे, बांग्लादेश को इस्लाम की रसूल की रास्ते पे चलाएंगे, यानी ये बांग्लादेश को इस्लामिक मुल्क बनाने की घोषणा दे दी। एक तरफ जमात बनाना चाहते हैं खिलाफत राष्ट्र, तारिक बनाना चाहते हैं इस्लामिक मुल्क। डायरेक्टली कहा है, इस्लाम के प्रॉफिट की लाइन पे देश चलाएंगे, सेकुलरिज्म नहीं। दूसरी जो है, तारिक रहमान के ऊपर आज के दिन तक अमेरिका की वीजा रेस्ट्रिक्शंस है। ही इज अंडर यूएस वीजा रेस्ट्रिक्शन। 3 नंबर, हमारे को लगता है कि जैसे पाकिस्तान ने और पाकिस्तानी आईएसआई यूनुस के पीछे है और यूनुस भी उसके साथ है, हमारे को लगता नहीं है कि ये तारिक रहमान को ज्यादा दिन जिंदा रखेगा पाकिस्तानी आईएसआई। आप देखेंगे, हमारे डर लगता है कि ये तारिक रहमान की किस्मत में भी बेनजीर भुट्टो जैसे कुछ ना हो जाए। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप शोएब चौधरी, ये बात इसको भी फ्लैश कीजिए। शोएब चौधरी कह रहे हैं जान को खतरा है। शोएब चौधरी के मुताबिक तारिक रहमान आ तो गए हैं, लेकिन उनकी जान को खतरा है। कट्टरपंथियों से तारिक रहमान की जान को भी खतरा। शोएब का कहना है इनके साथ बेनजीर भुट्टो जैसा कुछ ना हो जाए। बेनजीर भुट्टो चुनाव के दौरान, कैंपेनिंग के दौरान उनके ऊपर जिस तरीके से अटैक हुआ, असैसिनेशन हुआ, दुनिया जानती है। और क्या ऐसा ही तारिक रहमान के साथ होने का अंदेशा शोएब चौधरी को दिखाई देता है? शोएब चौधरी अड़ी में खास तौर से पिछले 2-3 बार में हमने ये देखा कि उन्होंने यहां पर कई ब्रेकिंग न्यूज हमको दी हैं। क्या ये अंदेशा भी आज एक ब्रेकिंग न्यूज होने वाला है? शोएब चौधरी, अपनी बात पूरी कीजिए। जी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन फरवरी में है, मगर हमारे को, जैसे मैंने कह दी, कि ये पाकिस्तानी आईएसआई ने
बांग्लादेश में तो जिहादी और आतंकवादी पैदा की नया करके ट्रेंड दिया। कल आप जानते हैं कि जो बम से एक लोग का मृत्यु हुआ वो मोलोटोव कॉकटेल नहीं थे, वो आईईडी थे, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोसिव डिजाइन। बॉम्ब नहीं थे जो हमको सुनाई दिया, वो क्रूड बॉम्ब्स भी कह रहे थे बहुत सारे लोग। नो, इट वाज आईईडी। मैंने इंटेलिजेंस से बात किया बांग्लादेशी, और उन्होंने कहा कि ये आईईडी ऐसे हैं जो पाकिस्तान के आतंकवादी जो संगठन हैं, लश्कर तैयबा वगैरह, वो लोग ये यूज करता है। और जिस आदमी के ऊपर ये बम गिरा उसके सर उड़ गई एकदम। तो इट वाज एन आईईडी। सो ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान ने आईएसआई एक टेस्ट किया, ग्राउंड टेस्टिंग, और आप देखेंगे कि मैं होगा मैं नहीं चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ, मगर तारिक रहमान को पाकिस्तान आईएसआई मार डालेगा, जैसे कि इसने बेनजीर भुट्टो को मारा। ये बहुत बड़ा अंदेशा जताया जा रहा है, तारिक रहमान को पाकिस्तान की आईएसआई जीने नहीं देगी। उस्मान हादी के साथ भी यही हुआ, जिन लोगों ने गोली चलाया, ये इंश्योर किया गया कि पोस्टमार्टम, गोलियां, कुछ भी ये साबित ना होने पाए कि ये किसने किया, ये पता ना चलने पाए कि गोलियों में मार्क किसका था, ये पता ना चलने पाए कि ये पाकिस्तान में बनी हुई गोलियां थी। और अब यही होने वाला है क्या तारिक रहमान के साथ भी, और वहां इसी तरह ग्राउंड टेस्टिंग की जा रही है क्या, यूं आईईडी ब्लास्ट कर करके? क्या तारिक रहमान के आने के पहले यह उनके लिए बड़ा एक तरीके से मैसेजिंग थी क्या कि जहां आप आ रहे हैं वहां आइए, आपके वेलकम के लिए ये सब भी तैयार है? आपने कहा कि जमात ले जाना चाहता है खिलाफत के रास्ते में और बीएनपी ले जाना चाहता है इस्लाम मुल्क बनाने के रास्ते में, तो मुझे लगता है कि ये दोनों ही बातें बड़ी रास आ रही होंगी इस समय इरशाद साहब को, है ना इरशाद साहब? बहुत शुक्रिया दिनेश। पहले तो मैं अर्ज करूंगी, जो साहब बोल रहे थे बांग्लादेश से, ये ऐसी बात कर रहे थे जैसे इंटेलिजेंस के चीफ हो कि जी मैंने मालूम किया और मैंने पता किया, और झूठ बोलते हैं, इनको जानता भी कोई नहीं है बांग्लादेश में। दूसरी बात यह है, बांग्लादेश एक इस्लामिक मुल्क था, मुल्क है, मुल्क रहेगा। तीसरी बात आप कर रहे हैं कि जी हुकूमत बनने जा रही है, ये जो अभी तारिक साहब का नाम ले रहे हैं, देखिए हुकूमत बनाएंगे वहां के अवाम, क्योंकि अवाम आजाद हुए हैं जब से हसीना शेख से और उसके बाप से आजाद हुए हैं। अब उनको मालूम पड़ा कि आजादी क्या चीज होती है, मुल्क को आजाद करना और पाकिस्तान में तो हुकूमत बनाना क्या तरीके से, अपनी हुकूमत बना, आप लोगों के नजरिए हर तरह के सामने आना चाहिए। बोल दीजिए उनको, बोलने दीजिए। हाँ बोलिए 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 बोलिए, हसरत पूरी कीजिए प्लीज। दूसरी हसरत नहीं होती, तरीका होता है ना, तरीका हाँ, बोलिए बोलिए। बात यह है कि देखिए अब अवाम हुकूमत बनाने जा रही है, अब उनकी अवामी हुकूमत बनेगी। दूसरा, आप मेरी आईएसआई को जो हर बात का इल्जाम पूरी दुनिया में आप लगाते, मेरी आईएसआई पाकिस्तान की आईएसआई, मैं पाकिस्तान हूं, मैं सिर्फ इरशाद खान नहीं हूं, मैं पाकिस्तान हूं, मैं पाकिस्तान की आर्मी, मैं पाकिस्तान का आर्मी चीफ हूं, वजीर आजम, सब कुछ मैं हूं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूं, हम सब एक हैं। दूसरी बात यह है कि आप मेरी आईएसआई पे इल्जाम लगाना छोड़ दीजिए। देखिए अभी यहाँ स्टूडेंट रहनुमा को कत्ल किया, स्ट्रेट अवे आपके राह के लोगों ने मारा उसको, वो सारे वहां के लोग, बांग्लादेश के बंगाली भी कह रहे हैं, जितने मुस्लिम हैं वो कह रहे हैं कि राह ने मरवाया है उस स्टूडेंट को। अब देखिए कि पूरा बांग्लादेश आपके खिलाफ खड़ा है इस वक्त, आप इल्जाम लगाए जा रहे हैं आईएसआई पे, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें मालूम है कि आपसे हमें अच्छे की उम्मीद नहीं है। आप जब भी बोलेंगे फर्क नहीं पड़ता ना, ऐसे बिठा करके बांग्लादेश। डॉक्टर साहब आपने बताया कि आप इरशाद नहीं हैं, आप न जाने क्या क्या हैं, आप हाफिज सईद भी हैं, पाकिस्तान, आप मसूद अजहर भी हैं, आप दाऊद इब्राहिम भी हैं, आप ओसामा बिन लादेन भी हैं, है ना? अरे ये भी लीजिए ना, फिर जब सब ले रहे हैं तो ये भी लीजिए ना। मैं पाकिस्तान, अरे ये भी आप ही हैं।